हेलो एवरीवन, मैं नीता तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्मार्ट लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग मराठा आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। हम लोग मराठा आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं और पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था कि शिवाजी की मृत्यु तक, है ना। जो 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई थी, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे पिछले वीडियो में, ठीक है। तो अब उसके आगे की क्या क्या घटना हुई है उसके बारे में हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब देखिए, जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शिवाजी जो थे उन्होंने अपने पुत्र संभाजी को जेल में कैद कर दिया था, ठीक है। और उन्होंने अपने उत्तराधिकार के बारे में बताया ही नहीं था कि मेरे बाद मेरे गद्दी पर कौन बैठेगा, और अचानक ही उनकी जो है वो मृत्यु हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो उनके मृत्यु के बाद फिर क्या होता है कि जो राजा राम हैं, ठीक है, उनको गद्दी पे बैठते हैं। लेकिन जो संभाजी हैं, ठीक है, शिवाजी के पुत्र संभाजी, वो जेल से बाहर निकल जाते हैं और आ करके राजा राम को हटा करके खुद गद्दी पर बैठ जाते हैं, ठीक है। सिंहासन पर जो है राजा राम को हटा करके शिवाजी के पुत्र संभाजी बैठते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कि शिवाजी की मृत्यु के बाद संभाजी सिंहासन पर आसीन हो गया, ठीक है, क्लियर। शिवाजी के मृत्यु के बाद संभाजी जो है वो सिंहासन पर बैठ गया। अब आगे देखिए, आप सभी जानते हैं कि शिवाजी और औरंगजेब में आंख मिचौली का जो गेम है वो काफी चलता रहा है ना। और औरंगजेब चाह करके भी कभी शिवाजी को एक तरह से पराजित कभी नहीं कर पाया, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका जो खुंदक था औरंगजेब के अंदर, ठीक है, अंदर में उसको बहुत खुंदक थी, ठीक है, मराठों से। तो उसका बदला वो किस तरीके से लेता है उसको अब हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए 1686 ईस्वी में बीजापुर, ठीक है, तथा 1687 ईस्वी में गोलकुंडा को औरंगजेब ने जीत लिया, ठीक है। 1686 में बीजापुर को और 1687 में गोलकुंडा को औरंगजेब ने जीत लिया, ठीक है, दक्षिण अभियान पे। उसका जो औरंगजेब की जब मैं जीवनी में आपको पढ़ाऊंगी, जब उसके लाइफ के बारे में पढ़ाऊंगी तो मैं बताऊंगी कि उसका जो अधिकतर अभियान रहा ना औरंगजेब का, उसका अधिकतर ध्यान वो सब कहाँ रहा, दक्षिण की तरफ रहा, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं कि जब 1686 में उसने बीजापुर को जीत लिया और 1687 में जब उसने औरंगजेब ने गोलकुंडा को जीत लिया, तो अब उसके बाद उसका जो सारा ध्यान है ना वो अब आ गया इनकी तरफ, किसकी तरफ, शिवाजी की फैमिली की तरफ, ठीक है, मराठों की तरफ आ गया। अब उसने अपना सारा ध्यान जो है उन्हीं पे केंद्रित कर दिया, ठीक है, उन्हीं पे फोकस कर दिया। अब देखिए आगे क्या होता है कि 1689 में, ठीक है, 1689 में संभाजी को परिवार के साथ ही पकड़ लिया जाता है, पूरे परिवार सहित संभाजी को पकड़ लिया जाता है और औरंगजेब क्या करता है, संभाजी को मरवा देता है, ठीक है, क्लियर यहाँ तक कि औरंगजेब संभाजी को मरवा देता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं कि इसके बाद क्या होता है। अब संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम, ठीक है, संभाजी की मृत्यु के पश्चात राजा राम के नेतृत्व में जो मराठा हैं वो संगठित हुए। क्या हुआ कि जब संभाजी की मृत्यु हुई, जब औरंगजेब ने संभाजी को मार डाला, तो जो मराठा लोग थे जो उनके अंदर बहुत क्रोध आया, ठीक है। अब वो लोग उनको अपनी प्रतिष्ठा की बात लगने लगी कि हमारे राजा को पूरे परिवार के सहित पकड़ करके और इसने मार दिया। तो इनको जो है, इन लोगों को बहुत अंदर से क्रोध आया। तो इन लोगों ने क्या किया कि राजा राम को गद्दी पे बैठाया और इनके साथ जितने भी मराठा थे, ठीक ना, ये सभी लोग मिल करके एक साथ ये लोग संगठित हुए मुगलों का सामना करने के लिए, ठीक है। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि इसके आगे अब क्या हुआ, ठीक है। चलिए देखो, जब राजा राम के साथ मिल करके, ठीक है, जब राजा राम के साथ मिल करके मराठों ने एक संगठन बनाया, तो इन लोगों ने क्या किया कि जहां भी जाते थे ये लोग, मुगलों की छावनी में जाते थे और वहां से खूब सारा रसद लूटपाट मचा करके और सामान लेकर के वहां से भाग जाते थे। जब तक कि मुगल सैनिक इन लोगों को पकड़ते तब तक ये लोग सारा सामान लेकर के वहां से भाग निकलते थे, ठीक है। तो ये जो सिलसिला है, ठीक है, ये सिलसिला लगभग 20 सालों तक चलता रहा, ठीक है। ये जो सिलसिला है ये 20 सालों तक चलता रहा, ठीक है, 20 सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। कौन सा सिलसिला, जो लूट करने का सिलसिला था, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग ने क्या किया कि खूब लूट मचाया मुगलों में, ठीक है, किसने, मराठों ने, ठीक है, राजा राम के साथ मिलकर के मराठों ने मुगलों को खूब लूटा, क्लियर।
ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अब आगे क्या होता है कि 1700 ईस्वी में राजा राम की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1700 में अब राजा राम की भी मृत्यु हो जाती है। तो अब क्या होता है कि इनकी जो वाइफ है ताराबाई, ठीक है, इनकी वाइफ ताराबाई ये अपने 4 साल के बेटे को, जिसका नाम क्या है, शिवाजी द्वितीय, ठीक है, शिवाजी सेकंड। तो ताराबाई अब अपने बेटे को जो कि सिर्फ 4 साल का था, उसे अब गद्दी पर बैठाती हैं और जो संघर्ष रहता है मराठा का मुगलों के विरुद्ध, उस संघर्ष को ये जारी रखती हैं। ठीक है, ताराबाई जो है वो सरेंडर नहीं करती हैं, वो अपने पुत्र को गद्दी पर बैठाती हैं और संघर्ष को जारी रखती हैं। क्लियर? चलिए अब आगे देखिए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही मुगलों का पतन शुरू हो जाता है। ठीक है, जब हम मुगलों के बारे में पढ़ेंगे तो हम इसको पूरा विस्तार पूर्वक समझेंगे। ठीक है, तो 1707 में जब औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है तो ये जो संघर्ष चल रहा था ना, मुगल मराठा जो संघर्ष चल रहा था, ये संघर्ष जो है ये यहाँ पर अब समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो यहां तक जो था ये मराठा और मुगलों के बीच में जो होने वाले संघर्ष, संधि, ये जितनी भी बातें थी, ये सारी जो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो भी आप एग्जाम देंगे, टीजीटी या पीजीटी, ठीक है, कोई भी एग्जाम जो भी आप आगे देने वाले हैं, तो जो भी टॉपिक आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो हम लोगों ने कवर कर लिया। अब इससे ज्यादा आपको और बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा डीप जो है ना, नेट वगैरह के लिए ज्यादा जरूरी होता है। टीजीटी पीजीटी के लिए इतना जानना आपके लिए बहुत ही सफिशिएंट है। इनफैक्ट जो आपका जनरल अवेयरनेस का होता है, ठीक है, जनरल नॉलेज के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें ज्यादातर नॉर्मली क्या होते हैं, डेट वगैरह पूछ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा पिछले वीडियो में बताया था कि मैं जब ये वीडियो आपका हो जाएगा ना, तो इसके बाद सारा जो इनका डेट है ना, तो घटना की जो भी घटना है, कालक्रम जो है उसको मतलब सीक्वेंस में पूरा आपको समझा दूंगी। ठीक है, वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। आगे यहाँ तक यहाँ खत्म हुई। अब हम बात करेंगे जो मराठा थे इनकी सैन्य व्यवस्था की। ठीक है, मराठा की सैन्य व्यवस्था किस तरीके की थी, इसके बारे में अब हम बात करेंगे। ठीक है, क्लियर? तो देखिए, सेना को मराठा में पाइक कहते थे। क्या कहते थे? सेना को मराठा में पाइक, ठीक है, पाइक कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा कि सेना को मराठा में पाइक कहा जाता था। ठीक है, पाइक। चलिए आगे देखिए। अब देखिए, शिवाजी की सेना में जो है ना, वो मुसलमान भी बहुत सारे थे। ठीक है, शिवाजी की सेना में ऐसा नहीं था कि केवल मराठे ही थे, केवल हिंदू ही थे। शिवाजी की सेना में मुसलमान भी पर्याप्त संख्या में थे। ठीक है, तो आइए अब हम इसको समझते हैं और अच्छे से। चलिए इसको मैं मिटा देती हूं। अब देखिए, पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था, आप सभी जानते हैं। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, तृतीय युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में। ठीक है, 1761 ईस्वी में। क्लियर? तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, ये किसके किसके बीच में हुआ था? ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। ठीक है, जो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। ठीक है, तो अब जो ये मराठों का ये जो तीसरा जो पानीपत का युद्ध हुआ था ना, इसमें मराठा तोप खाने का, ठीक है, मराठा तोप खाने का नेतृत्व एक मुसलमान ने ही किया था। ठीक है, एक मुसलमान, ठीक है, ने किया था। क्लियर? अब इसका नाम क्या था? इसका नाम था इब्राहिम खां गर्दी।
ठीक है, क्या नाम था? इब्राहिम खां गर्दी। ठीक है, क्या नाम था? इब्राहिम खां गर्दी। ठीक है, इब्राहिम खां गर्दी ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठे तोपखाने का नेतृत्व किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ था। ठीक है, अक्सर जो है पानीपत का पहला युद्ध, दूसरा युद्ध तो याद रहता है सभी को, लेकिन पानीपत का तीसरा युद्ध अक्सर लोग भूल जाते हैं। ठीक है, इसका डेट भूल जाते हैं, तो याद रखिएगा कि पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। ये मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था और इस युद्ध में मराठा तोपखाने का नेतृत्व इब्राहिम खां गर्दी ने किया था। क्लियर यहां तक? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो मराठा सेना थी ना, समझिएगा कि मराठा सेना 4 महीने, जो बारिश के जो 4 महीने होते थे वो अपनी छावनी में बिताते थे। ठीक है, अपनी छावनी में बारिश के जो 4 महीने होते थे, ठीक है, 4 महीने वो वर्षा ऋतु में अपने छावनी में रहते थे और जैसे ही दशहरा खत्म होता था, ठीक है, दशहरा के तुरंत बाद ये फिर से अपने अभियान पर निकल पड़ते थे। ठीक है, तो ये 4 महीने ही केवल वर्षा ऋतु में, ठीक है, वर्षा ऋतु में, ये सिर्फ वर्षा ऋतु में ही अपने छावनी में रहते थे। ठीक है, वर्षा ऋतु में अपने छावनी में रहते थे। ठीक है, जैसे कि हमने भगवान बुद्ध के बारे में पढ़ा था ना कि जो वर्षा ऋतु होता था तो जितने भी भिक्षु और भिक्षुणियां होती थी वो लोग क्या करते थे कि वर्षा ऋतु में वो लोग अपने विहार में रहते थे। ठीक ना, भिक्षा मांगने यहाँ वहां नहीं जाते थे और जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती थी तो उसके बाद वो भ्रमण किया करते थे, घूमा करते थे। ठीक है ना, जो वर्षा ऋतु होता था वो पूरा वर्षा ऋतु वो लोग अपने विहार में व्यतीत करते थे, है ना, गुफाओं में जो भी था उसमें वो लोग रहते थे। ठीक है, चलिए अब आगे देख लीजिए। पैदल सेना, ठीक है, पैदल सेना, तो देखिए जो संख्या थी पैदल सेना की संख्या, शिवाजी की जो पैदल सेना थी उसकी संख्या कितनी थी? 1 लाख। ठीक है, पैदल सेना की संख्या 1 लाख थी। ठीक है, और ये सबसे बड़ी सेना थी। ठीक है ना, शिवाजी की सबसे बड़ी सेना यही थी। शिवाजी की सबसे बड़ी सेना थी। ठीक है, जो पैदल सेना थी वो 1 लाख संख्या थी इसकी और ये शिवाजी की सबसे बड़ी सेना थी। क्लियर? यहां पर क्लियर सब कुछ? चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब देखिए, सप्त हजारी, ठीक है, सप्त हजारी और नाइक ठीक है, ये क्या थे? सप्त हजारी और नाइक, ये पैदल सेना के भाग थे। ठीक है ना, पैदल सेना के भाग थे। सप्त हजारी और नाइक, सप्त हजारी और नाइक पैदल सेना के भाग थे। ठीक है, याद रखिएगा कि सप्त हजारी और नाइक पैदल सेना के भाग थे। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां हम देखते हैं अश्वारोही। ठीक है ना, अश्वारोही सेना, अश्वारोही
सेना। ठीक है, अब इसमें देखिए बारगीर या पागा, इसे क्या कहा जाता था? बारगीर या पागा। ठीक है, अश्वारोही सेना को बारगीर या पागा कहा जाता था और यह नियमित सैनिक होते थे। ठीक है ना, अश्वारोही सेना जिन्हें कि बारगीर या पागा कहा जाता था और ये नियमित सेना होती थी। इन्हें जो है राज्य की तरफ से, ठीक है, इन्हें जो है अश्वारोही जो सेना होती थी, इन्हें राज्य की तरफ से अस्त्र शस्त्र और वस्त्र जो है वो दिए जाते थे। ठीक है, याद रखिएगा, स्टेटमेंट के क्वेश्चन में ये आ सकता है। ठीक है, कि जो अश्वारोही सेना थी, इन्हें राज्य की तरफ से अस्त्र शस्त्र और वस्त्र प्रदान किए जाते थे। क्लियर? चलिए अब देखिए दूसरा एक और है सिलेदार। ठीक है, सिलेदार ये भी घुड़सवार होते थे। ठीक है ना, सिलेदार भी घुड़सवार होते थे, लेकिन अश्वारोही सेना और सिलेदार में क्या फर्क था कि जो सिलेदार थे इन्हें अपना जो अस्त्र, उनका शस्त्र, उनका वस्त्र, इसका इंतजाम इन्हें खुद करना पड़ता था। ठीक है, इनको राज्य की तरफ से ये सारी चीजें प्रदान नहीं की जाती थी, इन्हें नहीं दी जाती थी। ये सारी चीजें जो है ये लोग स्वयं अपने लिए उपलब्ध कराते थे। क्लियर? लेकिन यहाँ पर एक और चीज है कि इनका जो वेतन होता था ना, इनका जो पेमेंट होता था वो इनसे ज्यादा होता था। ठीक है, अश्वारोही सेना से जो सिलेदार है, ठीक है ना, इनकी जो पेमेंट होती थी वो थोड़ी ज्यादा होती थी। क्लियर यहाँ पर? चलिए अब हम पढ़ेंगे शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? भू राजस्व व्यवस्था। भू राजस्व व्यवस्था। ठीक है, अब इसमें देखिए शिवाजी की जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, शिवाजी की जो भू राजस्व व्यवस्था थी वो रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, अब देखिए भूमि की पैमाइश के लिए, यानी कि भूमि का नाप वाप करने के लिए क्या था? काठी। ठीक है ना, काठी। काठी। ठीक है, तो इसमें क्या था कि भूमि की पैमाइश के लिए ना रस्सी की जगह पर काठी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है ना, भूमि को नापने के लिए रस्सी की जगह पर काठी का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, काठी यानी कि एक स्टैंडर्ड, कोई एक छड़ी, ठीक है ना, जिसको कि रस्सी की जगह पे भूमि को नापने के लिए, उसकी पैमाइश के लिए यूज किया जाता था। ठीक है, अब देखिए कि एक काठी के बराबर सॉरी 20 काठी के बराबर 20 काठी बराबर 1 बीघा होता था। ठीक है, 20 काठी बराबर 1 बीघा होता था और 120 बीघा बराबर 1 चावल होता था। ठीक है, 120 बीघा बराबर 1 चावल। ठीक है ना, तो ये समझिएगा कि 20 काठी के बराबर 1 बीघा होता था और 120 बीघा बराबर 1 चावल होता था। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगाऊ। अगाऊ कौन थे? अगाऊ। ठीक है, अगाऊ। अभी अगाऊ कौन थे? तो जो राज्य के जो किसान होते थे, जो कृषक होते थे, ठीक है ना, राज्य के अंदर रहने वाले जो भी किसान होते थे, उनको अपने कृषि के लिए, बीज वगैरह खरीदने के लिए या अपने पशु को खरीदने के लिए ऋण देता था। ये जो उगाऊ होता था ये कृषकों को खेती के लिए, बीज खरीदने के लिए, पशु खरीदने के लिए, इन सब चीजों के लिए अगाऊ जो है ये ऋण प्रदान करता था। ठीक है, कृषकों को ऋण प्रदान करता था। अगाऊ क्या करता था? कृषकों को मवेशी वगैरह, बीज वगैरह ये सब खरीदने के लिए जो है वो ऋण देता था। ठीक है, कर्ज देता था। क्लियर यहाँ पर सब कुछ? चलिए आगे देखिए पटेल। अब पटेल,
ठीक है। अब देखिए पटेल का क्या काम था, तो पटेल जो था ये भू राजस्व वसूलता था। ठीक है, पटेल का क्या काम था, भू राजस्व को वसूलना। ठीक है, भू राजस्व को वसूलना। ठीक है, ये इसका काम था, किसका, पटेल का। पटेल का काम था भू राजस्व वसूलना। और कुलकर्णी जो होते थे वो जो भू राजस्व वसूला जाता था ना उसका पूरा ब्यौरा रखते थे। ठीक है, जो कुलकर्णी होते थे, ये डिफरेंस याद रखिएगा कि पटेल जो थे ये भू राजस्व वसूलते थे और कुलकर्णी क्या करते थे, कुलकर्णी ये जो भी भू राजस्व जो वसूला जाता था ना इसका जो है पूरा ब्यौरा रखते थे। ठीक है, पूरा डाटा रखते थे। ठीक है, चलिए तो समझ गए, कुलकर्णी यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या है। अब देखिए भू राजस्व जो था ना वो नगद में भी दिया जाता था और किसी वस्तु के रूप में भी प्रदान किया जाता था। ठीक है, जो भू राजस्व होता था वो नगद में भी दिया जाता था और किसी वस्तु के रूप में भी दी जाती थी। ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं चौथ की। शिवाजी का जो मुख्य आय का स्रोत था ना वो चौथ और सरदेश मुखी था। ठीक है, मुख्य आय का स्रोत क्या था, चौथ और सरदेश मुखी। ठीक है, तो चौथ क्या है, ठीक है, आइए चौथ को समझते हैं कि जो भी राज्य अपनी आय का 1/4 देता था ना उसे मराठा लूटमार से मुक्ति मिलती थी। ठीक है, जो भी राज्य कोई भी राज्य, ठीक है, जो अपनी आय का अपनी आय का 1/4, ठीक है, देखिएगा 1/4 देता था, कर देता था, ठीक है, टैक्स देता था, तो उसे जो था मराठे जो लूट मार करते थे ना उससे मुक्ति मिल जाती थी। फिर वहां पर जो है मराठे लूट मार नहीं करते थे, उस राज्य में जाकर मराठे जो है वो लूटते नहीं थे उन लोगों को। ठीक है, ये चौथ है, यानी कि राज्य जो होते थे ना वो खुद ही लूटने से पहले ही क्या करते थे, खुद ही अपना जो भी उनका आय होता था, जो भी उपज होती थी उसका 1/4 जो है वो मराठों को टैक्स के रूप में पे कर देते थे। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखिए सरदेश मुखी क्या है। सरदेश मुखी, अब देखिए सरदेश मुखी में क्या है कि ये किसी भी प्रांत की जो जनता होती थी ना उसमें इस प्रतीक के रूप में लगाया जाता था कि जो मराठा सरदार है यानी कि जो शिवाजी है वही उनका अधिराज है, वही उनका सरदेश मुख है। सरदेश मुख का मतलब कि वही उनका अधिराज है, कर्ता धर्ता वही है, इसलिए आपको उसको टैक्स पे करना होगा। ठीक है, तो इसलिए ये जो सरदेश मुखी है ये टैक्स पे किया जाता था किसी भी प्रांत पे, या किसी भी प्रांत पे ऐसे लगाया जाता था, किसी भी प्रांत को बोला जाता था कि देखो भाई ऐसा है कि जो शिवाजी हैं यही तुम्हारे सब कुछ करता धरता है, तुम्हारे अधिराज यही है, तुम्हारे सरदेश मुख यही है, इसलिए सरदेश मुखी नाम का जो टैक्स है, सरदेश मुख से ही ये टैक्स का नाम सरदेश मुखी है। तो इस नाम का जो टैक्स है, जो कर है, वो आपको इनको देना होगा, अपनी स्वेच्छा से देना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप अपने राजा को पे कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो था चौथ और सरदेश मुख, तो चौथ और सरदेश मुख जो है ये इनकी शिवाजी की आय का मुख्य स्रोत क्या था, शिवाजी की आय का मुख्य स्रोत था चौथ और सरदेश मुखी। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो हमारा मराठा आंदोलन, ठीक है, मराठा आंदोलन जो चैप्टर है हमारा वो पूरा का पूरा यहाँ पर हमारा आज खत्म हो जाता है। अब आप लोग मेरे वीडियो को देखिए। ठीक है, अब इसके बाद आपका क्या काम है, अब आप करेंगे, आप मेरे वीडियो को देखेंगे, वीडियो को देखने के बाद अच्छा अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो वीडियो को देखने के साथ साथ, ठीक है, मैं आपसे कहूंगी कि वीडियो देखने के साथ साथ आप एनसीईआरटी की बुक भी जरूर पढ़िए। इनफैक्ट अगर आपके पास 6th से लेकर 12th तक की बुक है तो ज्यादा बेटर है। ठीक है,
तो आपको जो चीज़ें हैं, वैसे तो जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बताई हैं, आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि वो सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही ईजिली सब क्लियर हो गया होगा। फिर भी मैं चाहूँगी कि आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ में आपके पास यदि एनसीईआरटी है तो आप उसे भी जरूर पढ़िए। ठीक है, क्लियर? चलिए अब आप मेरे वीडियो को देखिए। वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आ जाए तो आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। और एक बात और कि बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे और इसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन आंसर्स भी करते चलेंगे। ठीक है ना? तो चलिए अब आप लोग वीडियो को देखिए, अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।